से पढ़ रहे थे संजय के द्वारा, और उसके आगे मुझे सेक्शन से संबंधित जानकारी है और उसके बाद में मूल्यांकन होगा और उसके बाद तो संजय जो भाई के ऊपर चले हैं उनके रेफरेंस में हैं जो भाई के बारे में बारे में उनका जीवन दर्शन क्या रहा, शैक्षिक दर्शन क्या रहा, साथ ही उनके बारे में शिक्षा क्या वो जिस तरह से एक साइंस लेबोरेटरी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसी तरीके से विद्यालय में उन्होंने एक प्रयोगशाला के रूप में पढ़ाया। उनका था सामाजिक सहनशीलता, अनुशासन, सहानुभूति और सामाजिक चेतना जैसे गुणों का विकास किया जाए, जिससे वे समाज के सम्मुख सामाजिक दृष्टिकोण एवं सक्रिय वातावरण को पहचानते हुए उसमें संयोजन कर सके। वो इस तरीके से विद्यालय का जो प्रयोगशाला का स्वरूप देखते थे, ऐसा चाहते थे। अगला है विद्यालय में दंड सजा आदि का अभाव होना चाहिए। उनका मानना था कि विद्यालय का वातावरण दंड विहीन होना चाहिए, दंडात्मक तरीके से नहीं होना चाहिए, एकदम नेचुरल रूप से होना चाहिए कि बच्चे अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर सकें। उनका मानना था कि विद्यालय एक ऐसा विनय मंदिर है पूर्ण रूप से बच्चों को समर्पित है, पूर्ण रूप से समर्पित है विद्या मंदिर के स्वरूप में। उनका एक सूक्ति है, उनके वक्तव्य है, उन्होंने कहा था विद्यालय एक ऐसा उपवन है भूमिका में विद्यार्थी रूप अपनी ज्ञान धारा के द्वारा करता है कि वे उपवन की शोभा बढ़ाने के साथ साथ अपने संपूर्ण पर्यावरण को निर्मल, पवित्र एवं जीवंत बनाने का पुनीत करते हैं। यानी उनका मानना था कि विद्यालय एक ऐसा उपवन यानी एक ऐसा बाग है जिसे शिक्षक माली की भूमिका में रह के, जिस प्रकार एक माली बगीचों के जो फूल होते हैं उनको संवारने का काम, तो सीखने का पता है। कैसे विद्यालय में मंदिर में जो विद्यार्थी होती हैं उनको वो पुष्प रूप जैसे समझकर, रंग बिरंगे पुष्पों की भांति समझकर अपनी ज्ञान धारा के अभिसिंचित, जिस प्रकार से माली अच्छी तरीके से फूलों को सींचता है, उसी तरीके से अध्यापक भी अपने ज्ञान के अभिज्ञान धारा से बच्चों को प्रेरित करे, अभिसिंचित करे तथा इस प्रकार यानी संबंधित करे कि वो उपवन की शोभा बढ़ा। इस प्रकार से माली फूलों की सेवा करके उनकी कटाई छटाई गुड़ाई मड़ाई करके पूरे बाग को सुंदर माहौल प्रदान करता है, उसी तरीके से एक अध्यापक बच्चों को इस तरीके से ज्ञान रूपी धारा से सिंचित करें जिससे विद्यालय का बाग के समान उसका भी उपवन यानी सुगंधित ज्ञान रूपी सुगंध से हरा भरा हो सके। आगे बात करते हैं कि विद्यालय का वातावरण पवित्र होना चाहिए जहां बालक अपनी अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकें। अब बात करें कि वातावरण पवित्र होने से क्या तात्पर्य। उनका मानना था कि विद्यालय एक ऐसा
पवित्र स्थान है जहाँ पे बालक का संतुलित व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जिससे वह विषम परिस्थितियों के अनुसार अपने भविष्य की नवीन मूल्यों का निर्माण की ओर अग्रसर हो सके। यानी परिस्थितियों के अनुसार उनको इस तरीके से ढाला जा सके जो आने वाले भविष्य में उनके विभिन्न जो चुनौतियां हैं उनसे कैसे निपट सके, ऐसा पवित्र वातावरण की बात करते थे। अगला उनका मानना था कि विद्यालय का वातावरण नैसर्गिक होना चाहिए, यानी कि प्राकृतिक होना चाहिए। जन कौतूहल से दूर, प्रकृति की गोद में, इन सेंस के मतलब कि बहुत ज़्यादा जंगल में नहीं होना चाहिए, जहाँ भी होना चाहिए बहुत ही स्वच्छ वातावरण में होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए। जन कौतूहल से मतलब भीड़ भाड़ जगहों से नहीं होना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे तरीके से अध्ययन अध्यापन कार्य कर सकें। साथ ही साथ अध्यापक भी उसमें अपनी भूमिका निभा सकें। अगर जन कौतूहल से डिस्टर्बेंस रहेगा तो वो वास्तविक रूप से नहीं हो पाएगा। अब ये अनुशासन के संदर्भ में क्या कहते थे? गिट्टू भाई बालकों को किसी भी प्रकार का दंड या सजा अथवा डांट डपट करने के प्रबल विरोधी थे। उनका मानना था कि बच्चे जो स्वाभाविक रूप से कार्य कर पाएंगे, उनको डांट डपट के काम करवाएंगे तो नहीं वो कर पाएंगे। उनका मानना था कि उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, यानी जिस अध्यापक के लिए वो कहते हैं कि तुम उन्हें अपना प्यार दे सकते हो लेकिन विचार नहीं, क्योंकि उनके पास अपने विचार होते हैं। तुम उनका शरीर बंद कर सकते हो लेकिन आत्मा नहीं, क्योंकि उनकी आत्मा आने वाले कल में निवास करती है। उसे तुम नहीं देख सकते हो, सपनों में नहीं देख सकते हो। अर्थात उनको कहने का मतलब ये है कि आप अपने विचार नहीं सोच सकते हो। दंडात्मक तरीके से डरा धमका के इस तरीके से आप उनके ऊपर अपना आधिपत्य नहीं जमा सकते हो। यानी उनकी जो वास्तविक व्यक्ति है उनको पहचानिए, उसके बाद उनको आगे बढ़ाइए। ऐसे अनुशासन की बात करते थे। मारना, पीटना, डराना, धमकाना किसी बात का इलाज नहीं। उनका मानना था कि अगर बच्चे गलती करते हैं तो आप उनको डरा देंगे, धमका देंगे, मार देंगे तो उसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि आप उनको जितना डराएंगे मारेंगे, उनकी जो वास्तविक अभिव्यक्ति है, उनकी वास्तविक जो क्षमता है वो कहीं न कहीं दबती चली जाएगी। अगर आप समय से उनको इस तरीके दबाते चले जाएंगे तो एक जो सार्वभौमिक बालक के सर्वांगीण विकास की हम बात करते हैं उससे हम विमुख हो जाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे ही समस्याएं खैर करती हैं और जब खैर कर जाती हैं उसका समाधान इकट्ठा नहीं हो सकता है। इसीलिए वो चाहते थे कि डराना धमकाना बच्चों के लिए उचित नहीं है। जो भी चाहते हैं उनके अनुसार आप देखिए, उनका एक सहारा मात्र बनिए। अगला है, बालकों को उपदेश देना भी उचित नहीं मानते। उपदेश देने के बदले बालक को काम करने के साधन देने, अच्छी संगति देने की बात पर बल देते हैं। यानी आप उनको उपदेश नहीं दे सकते हो कि ऐसा करना चाहिए, आप उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। उपदेश के सख्त खिलाफ थे कि जो भाई उनका मानना था कि आप उपदेश नहीं दे सकते हो, उसके लिए उनका उचित वातावरण कर सकते हैं, उचित वातावरण की पहचान कर सकते हैं। उसकी जो चीज़ें हैं वो क्या करना चाहता है, उस किसी और उन्मुख होना रहा है, उसकी समस्याओं को पहचान करके उचित वातावरण प्रदान कर सकते हैं। और आप उनको साधन देने और अच्छी संगति देने की बात पर बल देते थे कि आप उनको एक सहयोग के रूप में, प्रेरणादायक के रूप में आप खड़े हो सकते हैं, और ये नहीं कि आप दंडात्मक तरीके से उनको आदेश दीजिए। आदेश का उद्देश्य के सख्त खिलाफ थे। आगे देखते हैं नारी शिक्षा। नारी शिक्षा में इनका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। अगर इनका जो पुस्तक यानी रचनाएं का स्वरूप हम देखते हैं तो 3 आयामों में विभक्त किए थे इन्होंने, अध्यापक के लिए और छात्र के लिए और शिक्षक के लिए। अध्यापक के लिए समर्पित पुस्तकें थी, छात्र के लिए समर्पित पुस्तकें, साथ ही साथ अभिभावकों के लिए पुस्तकें समर्पित थी। बेसिकली जो अभिभावक के लिए समर्पित पुस्तकें थी, उन्होंने समाज के सभी वर्गों तक, समाज के सुदूर क्षेत्रों में, रिमोट एरिया में पहुंचकर वो अभिभावकों से, गार्जियनों से वार्तालाप करके ऐसे पुस्तकों को एक रचना प्रस्तुत किए कि वास्तविक समस्याएं ग्राउंड लेवल की क्या है, वहाँ चिन्हित करें। तो पता लगा कि जो अभिभावक हैं कहीं न कहीं अशिक्षा के अभाव में
उन्होंने महसूस किया कि आने वाली हमारी भविष्य की जो धरोहर है, जो आधारशिला होगी, अगर नारी शिक्षित हो जाती हैं तो, क्योंकि नारी जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, घर पे ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करती हैं, उनको ध्यान में केंद्रबिंदु रख के उन्होंने माना कि अगर देश को करनी है तरक्की तो नारी शिक्षा है ज़रूरी। उनका मानना है कि अगर आज जिस हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, जिस समग्र आधारशिला की बात करते हैं, जिस एक नवनिहालों को तैयार करने की बात करते हैं, अगर उनका सुदृढ़ भविष्य बनाना है तो हमें ऐसे लोगों के हाथ में देना है। क्योंकि विद्यालय का स्वरूप जो देखना चाह रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तो हम कुछ लोगों को शिक्षित कर सकते हैं, कुछ लोगों को भविष्य उन्मुख बना सकते हैं, लेकिन अगर समग्र देश की बात करते हैं तो हमें ऐसे लोगों को चिन्हित करना है जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चे व्यतीत करते हैं, यानी नारी यानी माताओं के साथ व्यतीत करते हैं, तो उनको हमको शिक्षित करना है जो उनकी भावनाओं को समझ सकें। तो उनका कहना था कि देश को करनी है तरक्की तो नारी शिक्षा है ज़रूरी। और उनका मानना था कि रूढ़वादी काला धुआं हटाओ, नारी को पढ़ाओ। यानी जो परंपरागत तरीके से सिस्टम चला आ रहा था कि महिलाएं विद्यालय में नहीं जा सकती हैं, विद्यालय में नहीं कर सकती हैं, पुरुषों के समान बराबर काम नहीं कर सकती हैं, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो इस तरीके से जो भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई थी, उनसे उन्होंने कहा कि इसको दूर हटाओ। अगर बच्चे का सर्वांगीण विकास करना चाहते हो, उचित विश्वास करना चाहते हो, तो नारी प्रथम शिक्षित होनी चाहिए। क्योंकि जिस समय आधुनिक समय में हम देख रहे हैं कि बच्चे की प्राथमिक शाला को बातें की जाती है, तो विद्यालय उधर परिवार होता है। अब परिवार की से बात करें तो परिवार कब प्राथमिक शाला मानी जाएगी? जब वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित होंगे, तभी प्राथमिक शाला का स्वरूप होगा। क्योंकि हम विद्यालय को अगर व्यक्ति स्वरूप में देखते हैं तो विद्यालय में एक ऐसा कोई भी चपरासी से लेकर हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेकर प्रचार से लेकर जो भी रहते हैं, सब कहीं ना कहीं शिक्षित होते हैं। उसी तरीके से अगर विद्यालय परिवार को हम प्राथमिक शाला मानते हैं तो वहाँ के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षित होना जरूरी है। नारी शिक्षित तो पूरा परिवार शिक्षित। उनका मानना था कि अगर नारी शिक्षित होती है तो पूरा परिवार, कि अगर एक नारी शिक्षित होती है तो हमारे आने वाले यही वकालत की गई है कि महिलाओं को अध्यापक बनाने की ओर, उनको रोजगार की ओर उन्मुख किया जाए। जब रोजगार परक उन्मुख किया जाएगा तो कहीं ना कहीं एक उनके अंदर लालसा आएगी कि हमको लगता है कि पैसा भी कमा सकते हैं, तो वो भी चाहते थे कि हाँ ऐसे लोग, ऐसी पीढ़ी तैयार हो। कि नारियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। नारी को पढ़ाना, देश को आगे बढ़ाना। उनको मानना था कि अगर नारी पढ़ लिख जाएंगे तो आने वाला हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। अब व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में इनका मानना था, क्योंकि जब इनका जो विद्यालय मंदिर का जो स्वरूप आप देखेंगे तो वहाँ पे इन्होंने क्यारी बनाना, हारबेरियम बनाना, फूल पत्ती का साज सज्जा करना, तरह तरह की चीज़ें को ध्यान केंद्रित करते हुए छोटे छोटे बच्चों को। उनका मानना था कि इसमें देखिए लिखा हुआ है, मज़ा आ गया, अब तो शिक्षक साथ हुनर भी सीखने को मिलेगा। क्योंकि छोटे बच्चे के रेफरेंस हम देख रहे हैं जो कि धीरे धीरे बढ़ के आगे स्वरूप में वर्तमान में दिख रहा है। उनका उस समय मानना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का, व्यवसायिक शिक्षा के संदर्भ में उनका कहना था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का निर्णय विधानसभाओं, न्यायालयों और फैक्ट्रियों में नहीं, वरन विद्यालय में होता है। उनका मानना था कि हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है जो किसी भी व्यवसाय के क्षेत्र में अगर निपुणता हासिल करना चाहते हैं तो उनको हमें विद्यालय से तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि एक समझदार, एक सहज, स्वकीय, सहनशील, समयोजन, अनुशासन, सहानुभूति जैसे व्यक्ति का व्यक्तित्व तैयार करना है तो विद्यालय एक ऐसा स्वरूप हो सकता है। क्योंकि विद्यालय के स्वरूप से तैयार होने के बाद वो किसी भी व्यवसायिक क्षेत्र में अगर जुड़ेगा तो बेहतर से बेहतर परिणाम करेगा। खुद तो करेगा, साथ साथ अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश को व्यवसायिक शिक्षा यानी व्यवसाय की ओर ओरिएंटेशन कर सकेगा, विकास कर सकेगा। तो ऐसी व्यवसायिक शिक्षा की बात करते थे। अब जब बिरजू भाई इतनी ज़्यादा तन्मयता के साथ, तल्लीनता के साथ उस समय लगे हुए थे, जिस समय गांधी जैसे महारथी लोग देश को आज़ाद करने की ओर आगे बढ़ रहे थे और आज़ादी के पीछे जो एक अच्छे समाज, एक समग्र होलिस्टिक सोसाइटी की बात कर रहे थे, बिरजू भाई जैसे लोग, ऐसे शिक्षा शास्त्री भी काम पे जुटे हुए थे।
तो वो भी भाई, क्योंकि हमारा अगर देखा जाए तो उस समय प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया एक स्वरूप थी, क्योंकि भले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन थी, लेकिन तब भी वहाँ की मीडिया आ चुकी थी। तो उस संदर्भ में गांधी जी से जब पूछा गया कि गिरजू भाई के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं उनके बारे में, तो उनका मानना था कि गिरजू भाई के लिखने में उन्होंने लिखने वाला मैं कौन, उनके उत्साह और श्रद्धा ने मुझे सदा ही मनमुक्त किया है, उनका काम उग निकलेगा। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य यह था कि मैं उनके बारे में क्या कहना, जिस प्रकार सूरज को दिया दिखाने के समान है, अगर सूरज को दिया दिखाने वाला मैं कौन हूँ, यानी ऐसे सूरज के उन्होंने आगे बढ़ाने का बीड़ा जो उठा लिया है, जो समाज की एक नींव होती है, एक रीढ़ होती है, उनको इस तरीके से तैयार कर रहे हैं, उनके बारे में मैं क्या कह सकूं। वो तो सदा ही मेरे मनमुक्त किया है, और उनका काम जो भी है, जिस तरीके से बोए हैं वो उनका उग निकलेगा, तो उसकी बताने की जरूरत नहीं। ऐसे गांधी जी के विचार गिरजू भाई के संदर्भ में थे। आगे शिक्षा शास्त्री थे गिरजू भाई के संदर्भ में काका कालेकर के क्या मत थे। काका कालेकर बेसिकली ये भी एक सामाजिक सुधारकार, इतिहासकार और शिक्षाविद और पत्रकार भी थे, जो कि गुजरात से ताल्लुकात रखते थे। इनका पूरा नाम क्या था, तात्रेय बालकृष्ण कालेकर, जो कि ये गांधी जी के बहुत निकट भी थे। जाहिर सी बात है गिरजू भाई भी गांधी जी के बहुत निकट थे। इन लोगों को कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे से कन्वर्सेशन होता था, एक संवाद होता था, एक समाज को कैसे आगे ले जाया जा सके, उसी संदर्भ में इनका भी मत था। गिरजू भाई के संदर्भ में इनका मानना था कि इस जमाने में गिरजू भाई ने जो काम किया था वह किसी भी समाज के लिए गौरव रूप था। बालकों का उद्धार कर्म कर गिरजू भाई ने अनगिनत माताओं पिताओं को बाल स्वतंत्र की, बाल भक्ति की ओर, बाल पूजा की दीक्षा दी है। अब जिस तरीके से गिरजू भाई उस समय चिन्हित कर पा रहे थे कि जैसे हमने शुरू में चर्चा किया था कि छोटे छोटे बच्चे हैं, वो गलियां में खेलते हैं, घरों में डांट डपट खाते हैं, गलियों में सड़ते हैं, जिस तरीके से सड़ने से इंसेंस का मतलब ये कि टहलते हैं, घूमते हैं एकदम आवारा जैसे, ऐसे लोगों को चिन्हित किया था पीड़ा उठाने के लिए, पढ़ाने के लिए। उसी संदर्भ में ये काका कालेकर जी सोच रहे हैं कि माताएं पिता और बाल जिस तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, उनको स्वतंत्र कराया जाए पढ़ने के लिए। बाल भक्ति की ओर, यानी माता पिताओं की जो बाल भक्ति की ओर उन्मुख किया गया, बाल पूजा की दीक्षा दी, यानी उनका जो संस्कार उन्होंने दिया, ऐसे समाज को जागृत करने का उनके बारे में कौन कहने वाला। ऐसे काका कालेकर जी के गिरजू भाई के संदर्भ में उनके मत और विचार थे। अब बात करते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा द्वारा क्रांति, जिसे आप मूल्यांकन के रेफरेंस में समझ सकते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देता है। बालकों को मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था करने के आधुनिक शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रीय शिक्षा कहलाती है। यानी जो पूरा इनका जीवन यात्रा थी, कहीं न कहीं एक आधुनिक समय ऐसा एक सिस्टम का स्वरूप ले चुकी है जो बाल केंद्रीय शिक्षा ओरिएंटेशन हो चुकी है। क्योंकि जिस समय अवसर था भारत में 1939 में मारियम मोंटेसरी जैसे क्या कहते हैं बाल केंद्रीय शिक्षा के जनक के महती भूमिका निभाने में, अपनी महती भूमिका निभाने वाले ऐसी महान शख्सियत जो 1939 में जब भारत में उनका पदार्पण होता है, करीब 8 वर्षों तक भारत में टहलती हैं, विभिन्न स्थानों पर जाती हैं, विभिन्न अध्यापक अध्यापिकाओं और साथ साथ ऐसे बाल केंद्रीय शिक्षा स्थापित करने के वकालत करती हैं। ऐसे उस समय से बाल केंद्रीय शिक्षा जो कि अपने चरम शक्ति की ओर आगे बढ़ रहा था, उसके बाद धीरे धीरे विकास होता गया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि राधा कृष्णन आयोग आता है जो कि पूर्णतः हायर एजुकेशन से समर्पित था, लेकिन जैसे मुदलियार आयोग का विषय 52-53 देखते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा तो संज्ञान पे नहीं लिया, लेकिन 64-66 जो कोठारी आयोग का मिशन आता है वो बेसिकली पूर्णतः बाल केंद्रीय शिक्षा को चिन्हित करने का काम किया। उसको समान शिक्षा से थोड़ा जो था उसके हट के सोचने के बाद किया कि नहीं, जो चीज़ें चली आ रही बात ओरिएंटेड जो कि प्री प्राइमरी की बात हो रही थी उनको भी ध्यान दिया जाना चाहिए, उन्हें विशेष रूप से ध्यान दिया। उसी तरीके से न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसे कहते हैं 1986 की नीति, उन्होंने भी एकीकृत
बाल विकास सेवा कार्यक्रम जैसा कार्यक्रम चलाया, जिससे बालकों के संपूर्ण विकास की ओर ध्यान दिया गया, जिसमें से टीकाकरण, पोषण सभी चीज़ों को केंद्रित बनाया। देखते हैं अगला, भारतीय शिक्षा भी गिज्जू भाई की बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में विशेष एवं उल्लेखनीय भूमिका रही। अगर वास्तविक प्रदेश में देखा जाए तो वास्तविक भारत के संदर्भ में देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी बाल केंद्रित शिक्षा के आगे बढ़ाने में गिज्जू भाई की भूमिका। आज की शिक्षा पद्धति बाल केंद्रित है। अब बाल केंद्रित का मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी, माध्यमिक, क्योंकि हायर एजुकेशन जिस भी लेवल में आप देखोगे, जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित होते हैं, जो भी शिक्षक नियुक्त होते हैं, जो भी शिक्षण विद्या होती है, जो भी विद्यालय का स्वरूप होता है, वो कहीं न कहीं उस बच्चे इन सेंस 3-4 साल 5 साल वाले नहीं, बच्चे का मतलब बच्चे अब वो किसी भी क्लास में हो सकते हैं, उनको ओरिएंटेड बना के, उनको केंद्र बना के ही सारी विधियाँ स्थापित की जाती हैं। ये बाल केंद्रीय शिक्षा द्वारा जो भी क्रांति आई, ये रही संदर्भ ग्रंथ सूची जो पूरा स्रोत था यहाँ से। ओके, धन्यवाद क्लास। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरेज हो तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कुछ पूछना है? हाँ, पूछिए, कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन तो अभी नहीं, लेकिन जो इन्होंने संदर्भ ग्रंथ सूची में लिखा हुआ है पांडे और आर के बाद इन्होंने वो जो लगाया जाता है उसको भी लगाया है, डॉट भी लगाया है। हाँ, सर ये थोड़ा अनुचित महसूस हो रहा है। पहले जिक्र कर दिया, थोड़ा सा एडिट करना था जो कि नहीं हो पाया। हाँ, वो थोड़ा सा हो रही थी। ठीक है, क्वेश्चन कोई आगे हो तो बोलिए, नहीं है तो फिर थोड़ा सा हम बताते हैं। ओके, स्क्रीन ऑन रखो अभी थोड़ा सा। यही स्लाइड ऑन रखो। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा संबंधित हम भी जानकारी दे देते हैं। जैसे आपने सारी चीज़ें बता दी हैं, उनमें से कुछ चीज़ें हैं जैसे धार्मिक शिक्षा के बारे में आपने भी बता दिया, अध्यापक से संबंधित जानकारी भी दे दी, विद्यालय से और जानकारी आप जैसे अभिभावक के संबंध में इन्होंने क्या बोला था गिज्जू भाई ने, इसके बारे में आपको कहीं कुछ मिला था, इसके बारे में जानकारी है आपको अभिभावक के संबंध में? जब उन्होंने सर नारी शिक्षा का जिक्र किया है, क्योंकि नारी शिक्षा का जिक्र के साथ साथ जब उन्होंने नारी शिक्षा जैसे शब्द के अगर उनके जहाँ ओरिजिन होने के वो पीछे का जो भाव उन्होंने देखा, बेसिकली समाज में सीधा इंटरेक्ट उन्होंने किया, घर घर में जाकर उन्होंने कुछ घरों में ऐसे सैम्पलिंग यानी चिन्हित किया, वहाँ जब देखा तो समस्याएं क्या थी, तभी उन्होंने जो उनकी पुस्तकें वो अभिभावक के लिए समर्पित है। हाँ, यही है। उन्होंने गिज्जू भाई ने अभिभावकों को शिक्षकों के पूरक के रूप में देखा है और अभिभावकों को ये भी सलाह दी कि उनको शिक्षकों के पूरक के रूप में कार्य करना है और उनके कुछ कर्तव्य हैं जिनका अभिभावक को पालन करना है। जैसे बच्चों को सिखाना है उनको धर्म और नैतिकता का पालन करें, वो भी अभिभावक को भी करना है और बच्चे को भी सिखाना है कि धर्म और नैतिकता का पालन होना चाहिए और बच्चों के साथ में प्रेम पूर्ण व्यवहार भी करें, ये भी शिक्षा देनी है अभिभावकों को। अभिभावक का मतलब यहाँ पर माता पिता के साथ में जो भी केयर टेकर होगा उन सब के लिए ये सारी जानकारी है। केवल माता पिता ही नहीं, वो घर के और भी परिवार के सदस्य हो सकते जो भी केयर टेकर है उसके अंडर में बच्चे रहता है, उन सब के लिए ये जानकारी है। और बालकों को ये भी सलाह दी है कि अभिभावक को ऐसा करना चाहिए कि बालकों को स्वतंत्र अभिव्यक्ति
करने का अवसर प्रदान करें और उन्हें कार्य करने का भी अवसर दें, स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का भी अवसर दें। ये अभिभावकों के संबंध में थोड़ी सी जानकारी जैसे थी, और भी जानकारी उनकी बुक्स जैसे पढ़ोगे तो बहुत जानकारी मिलेगी। सर उनका मानना था क्योंकि बच्चा जो हम्म। घर पे ही सब कुछ सीखता था, तो उन्होंने कहा कि माता पिता जो भाई बहन हैं जो ऐसे हाँ अभिभावक की संज्ञा में आते हैं, उनका मानना था कि जैसा वो करेंगे हाँ वो वही। उनका अनुकरण वैसे करेंगे। हाँ जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे घोड़े की सवारी न कर पाने पर एक मोटे डंडे का घोड़ा बना लेना और मुंह से हट हट टिक टिक करते हुए सवारी करना, तो वो चीज़ें क्या छोटे से बच्चे की परिकल्पना करता था कि इस तरीके से सोच सकता था। तो वो बताना चाह रहे थे कि समाज का जो एक तबका है, जो अभिभावक वर्ग है, वो चाहे अपना घर हो चाहे परिवार हो, कहीं भी रिश्तेदार नातेदार उस संदर्भ में कहते थे कि जिसको भी अपना अभिभावक रूपी आदर्श मानता था उनका हमेशा अनुकरण इस तरीके से होना चाहिए। क्योंकि अगर उनकी सबकी परिकल्पना थी, वो तो एक विद्या मंदिर से स्थापित नहीं, गुजरात के संदर्भ में उनका एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट की बात करते थे, एक ऐसे वर्ल्ड की बात करते थे। अगर ये सारी रचनाओं को एक चिंतन मनन करके एक रिव्यू करके पढ़ा जाएगा तो उसमें जो निष्कर्ष निकलता था, उनका ये मानना था कि समाज को एक ऐसा स्वरूप हमको प्रदान कर देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति आने वाला, क्योंकि छोटे बच्चों के सामने कैसे हमको पेश आना है वो उस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो अपने आप में अध्यापक बना रहे, अपने आप में अभिभावक रहे, वो ऐसा एक स्वरूप प्रदान करना चाहते थे। हाँ लेकिन वो एक तो परिवर्तन नहीं आना चाह रहे थे, देखना पा रहे थे, लेकिन उनकी परिकल्पनाएं ऐसी थी, उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी जो पुस्तकों से उस तरीके से बताना चाह रहे थे। हाँ यही यही है कि उन्होंने अभिभावकों को यही सलाह दी, जैसा भी आप हम भी कई बार आप लोगों को जैसे कई सारे फिलासफर पढ़े और दर्शन पढ़े, उसमें यही जानकारी दी है कि आपका जैसा परिवार में बड़े बुजुर्ग करेंगे वही अनुसरण बच्चे भी करेंगे। तो अज्जू भाई भी कहते हैं कि अभिभावक को वही सारी चीज़ें करनी चाहिए, वही चीज़ों का पालन करना चाहिए जिससे बच्चे उसको फॉलो करेंगे और उसी प्रकार से उनको अपने आचरण में ग्रहण करेंगे। यही इन्होंने बात की है। ठीक है। और उसके बाद में जैसे गिज्जू भाई का जो बालकों के प्रति इतना प्रेम भावपूर्ण व्यवहार किस प्रकार से हुआ, इन्होंने जो पहले समाज देखा था, जो शिक्षा की व्यवस्था देखी थी, उस समय शिक्षा व्यवस्था कैसी थी, वहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था थी उस समय में से जो 1900 के पहले के जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही थी, वहाँ पर जो सज़ा के तरीके थे, सज़ा के जो तरीके मतलब बच्चों को दंडित किया जाता था, तो वहाँ पर अनेक प्रकार से उसको अनेक तरीके से उसको दंडित किया जाता था। शिक्षक जो होते थे, शिक्षक पढ़ाते तो थे, लेकिन पढ़ाने के अलावा उनको सज़ा भी देते, कोई भी गलती छोटी बड़ी होने के बाद में उनको सज़ाएं भी देते थे, जिनमें डंडे से पिटाई करना, ये सज़ा तो उनकी मामूली सज़ाएं ही थी। और इसके संबंध में एक कहावत भी आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी कि सोटी बाजे छम छम विद्या आवे घम घम। ये सूत्र उस समय प्रचलित था जिस समय ये सारी जैसे मदरसा था, जैसे मुस्लिम आप शिक्षा पढ़ोगे वहाँ पर कितनी कठोर सज़ा दी जाती थी इस विद्यालय में। और भी जैसे सजा के कुछ अंग भी और थे, लड़के थे, उन लड़कों को एक टांग पर खड़ा कर दिया जाता था और एक हाथ में ईंट या कुछ भी वजनदार चीज़ें थमा दी जाती थी, उनके हाथ लंबे लंबे फैला दिए जाते थे, अंगूठा पकड़कर गर्दन या पीठ पर डंडों की मार पड़ती थी। और बहुत से उत्पाती लड़के थे, उनको सिर के पर उल्टा लटका दिया जाता था। और भी जैसे बहुत सारे उनको दंड दिए जाते थे। तो यही सारी चीज़ों को देख करके सुन करके और इन्होंने बहुत सारे चीज़ों का अध्ययन किया, बहुत दार्शनिकों की पुस्तकों का अध्ययन किया था। तो इनके मन में गिज्जू भाई का जो दर्शन पनपा बालकों के प्रति उनका ये था कि उन्होंने बालकों का स्वतंत्र व्यक्तित्व के परिप्रेक्ष्य में बात कही। बाल सम्मान होना चाहिए, स्वाधीनता उनके अंदर होनी चाहिए, बालकों के अंदर स्वावलंबन होना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, स्वानुशासन जैसे
बालकों के लिए होनी चाहिए, और बाल अभिव्यक्ति होनी चाहिए, इंद्रिय शिक्षण होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डेवलप करने की बात की गई। अब ये सारी चीज़ें आई कहाँ से, ये हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि ये इनके अंदर इनके प्रेरक तत्व कौन थे। गिज्जू भाई के प्रेरक तत्व कौन थे? प्रेरक तत्व यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिलासफर, जो शिक्षा शास्त्री थे, दार्शनिक थे, उनके जो अध्ययन किया वहाँ से इनके अंदर जो प्रेरणा जागी कि हमें शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में बालकों के लिए कुछ करना है। तो जिनमें से इनका नाम पहले आता है, वैसे तो इनके साथ में बहुत सारे नामों की लिस्ट है, जिनमें से एक नाम आता है जॉन लॉक का। हम लोगों ने भी पहले पूर्व में पढ़ चुके हैं जॉन लॉक के बारे में। तो जॉन लॉक ने क्या कहा था, फिर गिज्जू भाई ने उनके अध्ययन किया, और वह अध्ययन करने से इनके जो विचार शिक्षा दर्शन में पनपे बालकों के प्रति, वो किस प्रकार से आया। तो जॉन लॉक क्या मानते थे? जॉन लॉक की मान्यता थी कि प्रत्येक व्यक्ति शरीर व मन से हर एक दूसरे से भिन्न होता है ना। अतः बालकों की पढ़ाई व्यक्तिगत होनी चाहिए, समूहगत नहीं। मीन्स हर बालकों की पढ़ाई व्यक्तिगत ही होनी चाहिए, समूहगत पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। और वो उस काल में समूह शिक्षण पद्धति थी, और आज भी वही पद्धति प्रचलित है। उन पर जॉन लॉक ने तीक्ष्ण प्रहार किए। वो कहते हैं कि पाठ्य पुस्तक सीखने वाले छात्र अथवा व्यक्ति के अनुकूल होनी चाहिए। मीन्स पाठ्यवस्तु ऐसी होनी चाहिए जो छात्रों के लिए और व्यक्ति के लिए अनुकूल हो। और जॉन लॉक बालक को शिक्षा के केंद्र में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं, और ये बालकों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, इस पर भी उनका बल है। मीन्स बालक की स्वतंत्रता की बात भी करते हैं जॉन लॉक। वे लिखते हैं कि कोई काम आपको तो पसंद है, जैसे हम लोग देखते हैं कि आपको पसंद है, मीन्स मैं करवा रहा हूँ या माता पिता अपने बच्चों से करवाना चाह रहे हैं, लेकिन वो काम मुझे पसंद है, लेकिन बालक को वो काम नहीं आता है, या बालक को उस काम के प्रति उतना सम्मान नहीं है, तो वह उससे काम मत करवाओ, क्योंकि वो काम बालक नहीं करेगा। और जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि बच्चों में काम करने का एक वक्त होता है, एक मौसम आता है, और जब वो मौसम आएगा, जब वो वक्त आएगा, उस समय वो कार्य को सहजतापूर्वक कार्य कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षक यदि उस क्षण की पहचान कर ले तो सारी परेशानी समाप्त हो जाएगी। मीन्स हमें उस वक्त की तलाश रहनी चाहिए, उस मौसम की तलाश होनी चाहिए, उस समय सहजतापूर्वक वो काम कर सकता है। जैसे आप लोग जैसे सही मौसम आता है, जैसे बारिश का मौसम आता है, हम कितनी भी कोशिश कर लें हम बारिश नहीं करा सकते, लेकिन जब बारिश का मौसम आएगा तो खुद ब खुद बारिश हो जाएगी, और खूब तेज़ी से बारिश होगी। और ऐसे ही जॉन लॉक भी कहते हैं कि ऐसा ही वक्त आएगा तो बच्चे खुद ब खुद उस काम को करने लगेंगे। और ये भी कहते हैं बच्चे की स्वेच्छा से सीखने की रुचि अगर नहीं है, बच्चे की स्वेच्छा से सीखने की रुचि अगर नहीं है तो उसे सिखाने में हम जितना भी सिखाएं, जितना भी समय उस पर खर्च करें, परिश्रम करें, वो सब व्यर्थ जाएगा। अगर वही समय और उसके समय वक्त सही हो, स्वेच्छा से मीन्स सीखने की रुचि बालक के अंदर अगर आ जाएगी तो जितना श्रम हम उसको सिखाने में करेंगे, जितना समय लगेगा, उसके आधे समय और आधे श्रम में ही वो जितना सीखना चाह रहा है, मतलब जितना परिश्रम करेंगे, समय लगेगा, उससे 3 गुना कहीं ज़्यादा सीख सकता है। मीन्स हमें यहाँ पर मतलब ये हुआ कि हमें उसकी रुचि को ध्यान में रखकर ही उसे सिखाना चाहिए। और इसके लिए शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक उसके लिए अनुकूल परिस्थिति की
रचना करने में निपुण होना चाहिए। मीन्स शिक्षक को ऐसा होना चाहिए कि वह उसी प्रकार से उसको परिस्थिति अनुकूल होने चाहिए। जैसे हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो खेल में जितना आनंद बच्चे को खेल में आता है उतना ही पढ़ने में भी उसे आएगा, जब उसकी अनुकूल परिस्थिति के अनुकूल उसको शिक्षा या कुछ सिखाया जाएगा। तो जितना खेल में वो आनंद लेगा उतना ही आनंद पढ़ाई में भी लेगा। आप लोग देखते हो कि जिस प्रकार से बच्चे को स्वतंत्रता देकर हम बालक को क्या करेंगे, स्वतंत्रता देकर हम उसके दोषों, उसके दोष, कमी और उसकी मानसिक गतिविधि किस प्रकार की है हम उसको जान सकते हैं। स्वतंत्रता देने के बाद में हम उन पर किसी की देख रेख, मतलब जब उसके वो अगर देख रेख होगी या वो जब बेखबर रहेंगे कि कोई उनकी देखभाल कर रहा है या कोई उनके देख रहा है तो वो संपूर्णतया विकास कर लेंगे। मीन्स जब वो उनको ये इंगित नहीं होगा कि हमें कोई देख रहा है या अनुकूल अनुसरण करना है मुझे, तो वो अपना संपूर्ण विकास कर लेंगे। और इस प्रकार शिक्षक क्या होगा, उन्हें पहचान लेगा और जैसा चाहे वैसा उन्हें वो बना सकता है। तो इसके संबंध जो अंतिम शब्द, अंतिम लाइन है कि अंतिम वाक्य, इसमें गिज्जू भाई कहते हैं कि ये अंतिम शब्द हालांकि वर्तमान स्वतंत्रता की फिलॉसफी पर पानी फेरते प्रतीत होते हैं। मीन्स जो अंतिम लाइन है, जैसा चाहे वैसा उन्हें बना सकते हैं, ये हमारी वर्तमान स्वतंत्रता की फिलॉसफी पर पानी फेरते प्रतीत होते हैं। फिर भी निसंदेह जॉन लॉक के विचारों में स्वतंत्रता के सिद्धांतों का मूल विद्यमान है। मीन्स जो इनके अंदर गिज्जू भाई ने अपना शिक्षा दर्शन दिया है, तो वो स्वतंत्रता, एक पॉइंट स्वतंत्रता के बारे में बात की है बालकों की, वो जॉन लॉक के विचारों से उनके अंतर्गत वहाँ से उनको प्रेरणा मिली कि बालकों को स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए और वो अपना पूर्ण विकास कर सकता है स्वतंत्रता के परिप्रेक्ष्य से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अभी समय हो रहा है और फिर इसके बाद में थोड़ी सी और बात करेंगे। अभी थोड़ा सा मूल्यांकन में से यहाँ पर हम उसके हमारे वर्तमान में क्या इसकी उपयोगिता हो सकती है ये भी थोड़ा सा जानेंगे गिज्जू भाई से संबंधित। फिर इसको एंड करके रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित जानकारी पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके।